हेलो एवरीवन। एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने टाइम के एक ऐसे जीनियस साइंटिस्ट जिन्होंने मैथ और साइंस की फील्ड में ऐसा योगदान दिया जो आज तक कुछ चंद साइंटिस्ट ही दे पाए हैं। सितंबर 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसमें इन्होंने एक 3 अक्षरों का फॉर्मूला दिया, E = mc²। इसमें इन्होंने एनर्जी और मास की रिलेटिविटी को बताया। आइंस्टाइन के इस फॉर्मूले ने दुनिया भर में साइंस को बदल कर रख दिया, साइंटिस्ट की सोच को बदल कर रख दिया और एटम बम बनाने में भी इसी फॉर्मूले की हेल्प ली गई थी। जो चीजें हम सोच भी नहीं सकते, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने वो चीजें सोची, समझी और अपने फॉर्मूला से प्रूव भी की और दुनिया भर के लिए इन चीजों को आसान भी बनाया। इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच और समझ को देखकर लोग सोचते थे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास जरूर एक स्पेशल ब्रेन है जो आम लोगों के ब्रेन से काफी अलग है। शायद ऐसा ही था और शायद आइंस्टाइन भी इसके बारे में जानते थे। तभी आइंस्टाइन नहीं चाहते थे कि उनके मरने के बाद उनके किसी भी ऑर्गन पे रिसर्च की जाए और इसी के चलते एल्बर्ट आइंस्टाइन ने मरने से पहले ये इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि उनके मरने के बाद उनकी बॉडी को जला दिया जाए। लेकिन अफसोस कि ऐसा कुछ नहीं हो पाया, बल्कि आइंस्टाइन की डेथ के बाद उनका ब्रेन चोरी कर लिया गया। सुनने में ये बात बहुत अटपटी लग रही होगी, लेकिन आज के इस वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं कि आइंस्टाइन के मरने के बाद उसके दिमाग का क्या हुआ। क्या ये सच में चोरी हो गया था और क्या सच में आइंस्टाइन के पास एक स्पेशल ब्रेन था? वीडियो के एंड तक आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आइंस्टाइन के दिमाग में क्या खास था, ये जानने से पहले आइंस्टाइन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आइंस्टाइन का जन्म जर्मनी के हुटेनबर्ग में एक यहूदी फैमिली में हुआ था। बचपन में आइंस्टाइन सामान्य बच्चों से थोड़ा पीछे थे। जब ये पैदा हुए तो इनके सर का साइज नॉर्मल बच्चों से थोड़ा बड़ा था। 4 साल की उम्र तक तो आइंस्टाइन बोलना ही नहीं सीखे। इसके बाद जब वो बोलना सीख गए तब भी वो ज्यादातर चुप ही रहा करते थे। फिर जब वो 9 साल के हुए तब उन्होंने ठीक से बोलना स्टार्ट किया। बचपन में आइंस्टाइन पढ़ाई में भी ज्यादा अच्छे नहीं थे। आगे चलकर इतने बड़े मैथमेटिशियन बनने के बाद भी आइंस्टाइन की मेमोरी कुछ खास नहीं थी। आइंस्टाइन अक्सर नाम, तारीख ये सब भूल जाया करते थे। बचपन से आइंस्टाइन को किताबी ज्ञान में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने साइंस की कुछ ऐसी थीसिस दी जिनके बिना साइंस आज भी कमजोर है, जैसे E = mc², थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और यही वजह है कि आज भी उनका दिमाग चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं आइंस्टाइन के ब्रेन के बारे में। प्रिंसटन हॉस्पिटल में जब आइंस्टाइन की डेथ हुई तो उनकी बॉडी को ऑटोपसी यानी मौत की वजह जानने के लिए ले जाया गया। बताया जाता है कि इस समय एक डॉक्टर ने आइंस्टाइन के ब्रेन को निकाल लिया क्योंकि वो जानना चाहता था कि दुनिया के सबसे बड़े जीनियस के दिमाग में आखिर ऐसा क्या है। इस दिमाग को चोरी करने वाले डॉक्टर का नाम डॉक्टर थॉमस हार्वे था। ये जानते हुए कि उनकी इस हरकत का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, फिर भी उन्होंने ये काम किया। आइंस्टाइन के ब्रेन को लेकर उनमें इतनी क्यूरियोसिटी थी कि वो चाहते थे कि इस ब्रेन पर पूरी स्टडी हो और पता चले कि क्या आइंस्टाइन का ब्रेन नॉर्मल लोगों से डिफरेंट था। कुछ टाइम बाद जब प्रिंसटन हॉस्पिटल में डॉक्टर थॉमस हार्वे की इस हरकत का पता चला तो उन्हें जॉब से हटा दिया गया। लेकिन डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के बेटे हंस अल्बर्ट से उनके दिमाग पर रिसर्च करने की परमिशन ले ली। इसके बाद शुरू हुआ एल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन पर रिसर्च और स्टडीज का सिलसिला। दरअसल डॉक्टर थॉमस हार्वे एक पैथोलॉजिस्ट थे जो सिर्फ पोस्टमार्टम करना जानते थे और ऐसे में एक जीनियस ब्रेन पर अकेले में रिसर्च करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। डॉक्टर हार्वे ने इस ब्रेन को प्रिजर्व करके रखा था। जब इनकी जॉब चली गई तो ये इस ब्रेन को लेकर पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया चले गए। डॉक्टर हार्वे ने इस ब्रेन का वेट चेक किया। ब्रेन का वेट 1230 ग्राम था, जो सामान्य इंसान के ब्रेन से काफी कम था। एक सामान्य इंसान का ब्रेन वेट लगभग 1400 ग्राम होता है। डॉक्टर हार्वे ने इस ब्रेन की बहुत सारी तस्वीरें ली और इसके बाद इस ब्रेन को 200 से ज्यादा पीसेस में काट कर अलग अलग जार में प्रिजर्व करके रख दिया। इसके बाद कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से डॉक्टर हार्वे इस ब्रेन को लेकर कैंसर चले गई। वहां जाकर ये एक बायोलॉजिकल टेस्टिंग लैब में मेडिकल सुपरवाइजर की जॉब करने लगी और यहाँ पर इन्हें जब भी खाली टाइम मिलता ये आइंस्टाइन के दिमाग पर स्टडी करते। कई साल बीत गए। डॉक्टर हार्वे इस ब्रेन को लेकर अलग अलग सिटीज में घूमते रहे, लेकिन वो इस ब्रेन पर कुछ खास स्टडी नहीं कर पाए। फिर डॉक्टर हार्वे ने डिसाइड किया कि वो ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को वर्ल्ड के बेस्ट न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे, जिससे हर हिस्से पर डिटेल स्टडी हो सके। और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। 1985 में आइंस्टाइन की डेथ के 30 साल बाद पहली बार आइंस्टाइन के ब्रेन पे एक स्टडी पब्लिश हुई। इसके बाद अगले 28 सालों में आइंस्टाइन के दिमाग पर दुनिया भर के कई न्यूरोपैथोलॉजिस्ट ने स्टडी की। स्टडीज में पता चला कि आइंस्टाइन के ब्रेन में ग्लियल सेल्स की संख्या नॉर्मल इंसानों से बहुत ज्यादा थी।
ग्लियल सेल्स वो सेल्स होती है जो न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करती है और इन्हें ऑक्सीजन देने का काम करती है। उनके दिमाग में इन सेल्स की संख्या ज्यादा होने की वजह से दिमाग में बनने वाले सिनेप्टिक कनेक्शन यानी न्यूरॉन्स के बीच बनने वाले कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और स्ट्रॉन्ग सिनेप्टिक कनेक्शन की वजह से उनका दिमाग इतना पावरफुल था। और जो ग्लियल सेल्स होते हैं वो न्यूरॉन को नरिश करते हैं। इन्हीं सेल्स की वजह से आइंस्टाइन की न्यूरोप्लास्टिसिटी और न्यूरोजेनेसिस एबिलिटी बहुत ज्यादा थी और हमारे दिमाग में नए न्यूरॉन्स बनाने की एबिलिटी को न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। और आइंस्टाइन के दिमाग को लेकर एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि उनके दिमाग में सेल्बिन फिशर नाम का एक ब्रेन पार्ट था ही नहीं, जबकि ये पार्ट दिमाग में एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आइंस्टाइन के दिमाग को लेकर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा होता है, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर। इन दोनों हिस्सों का अलग अलग काम होता है। जैसे लेफ्ट पार्ट का काम होता है लॉजिकल चीजों पर ध्यान देना, जबकि राइट पार्ट आर्ट और क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ब्रेन के इन दोनों हिस्सों के बीच जो ब्रिज जैसा एक स्ट्रक्चर होता है उसे कॉर्पस कॉलोजम कहते हैं और कॉर्पस कॉलोजम के जरिए ही इंफॉर्मेशन ब्रेन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाती है। यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि ये ब्रिज वाला पार्ट यानी कॉर्पस कॉलोजम जितना स्ट्रॉन्ग होता है, ब्रेन के दोनों हिस्सों में कोऑर्डिनेशन उतना ही अच्छा होता है और ब्रेन उतने ही अच्छे से काम करता है। और ब्रेन के दोनों पार्ट्स में कनेक्शन जितना अच्छा होता है, इंसान उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन के दोनों हिस्सों के बीच ये कॉर्पस कॉलोजम एक नॉर्मल इंसान से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इसी वजह से ये इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे। स्टडीज में एक फैक्ट ये सामने आया कि उनके दिमाग में मौजूद लेफ्ट पैराइटल लॉब एक नॉर्मल इंसान से 15% ज्यादा बड़ा था और दिमाग का ये हिस्सा मैथमेटिकल और लॉजिकल स्किल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टडीज में ये भी सामने आया कि आइंस्टाइन के ब्रेन में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत ज्यादा डेवलप था, क्योंकि जहाँ एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में 3 फोल्ड्स होते हैं, वहीं आइंस्टाइन के दिमाग के इस हिस्से में 4 फोल्ड्स थे। और दिमाग का ये हिस्सा डिसीजन मेकिंग और फ्यूचर प्लानिंग जैसे कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दोस्तों ये थे आइंस्टाइन की ब्रेन की रिसर्च से जुड़े कुछ फैक्ट्स। आज भी आइंस्टाइन का ब्रेन अमेरिका के द मटर म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखा गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।